तो चलिए आज 20वीं सदी के फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाते हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने साइंस की, आप कह सकते हैं, पूरी नींव ही हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है श्रोडिंगर इक्वेशन की। तो सवाल ये है कि किसी ऐसी चीज को कैसे समझा जाए जो एक ही वक्त में एक पार्टिकल यानी एक कण भी हो और एक वेव यानी एक लहर भी। मतलब सोचिए जरा, कोई चीज एक ही समय पर एक ठोस गेंद जैसी भी है और पानी में उठने वाली लहर जैसी भी। यही तो क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य है। एक ऐसी पहेली जिसने उस जमाने के बड़े से बड़े साइंटिस्ट्स का भी सिर घुमा दिया था। तो ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत में। एक ऐसा दौर था जब फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। देखिए, जो पुराना मॉडल था बोर का एटॉमिक मॉडल, जो दशकों से चला आ रहा था, वो अब काम नहीं कर रहा था। मतलब वो जो बताता था कि इलेक्ट्रॉन प्लैनेट्स की तरह न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, वो बात अब अधूरी लग रही थी। और फिर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जैसे नए आइडियाज आ गए। उन्होंने ये साफ कर दिया कि आप एक ही वक्त में किसी इलेक्ट्रॉन की पक्की पोजीशन और उसकी स्पीड दोनों एक साथ जान ही नहीं सकते। तो अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि एटम्स की इस नन्ही सी दुनिया में न्यूटन के पुराने नियम वो लागू नहीं होते थे। कुछ नया चाहिए था। अब इस संकट के जवाब में दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरी सामने आई, जैसे दो खेमे बन गए हों। एक तरफ थे वर्नर हाइजेनबर्ग अपनी मैट्रिक्स मैकेनिक्स के साथ, जो सच कहूं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मैथ से भरी हुई थी। और दूसरी तरफ थे इरविन श्रोडिंगर अपनी वेव मैकेनिक्स लेकर। ये वाला आइडिया थोड़ा जाना पहचाना सा था, क्योंकि ये वेव्स यानी तरंगों पर आधारित था, और ये उन अजीबोगरीब क्वांटम जम्प्स का एक, ज्यादा कह सकते हैं, सीधा साधा सा विकल्प लग रहा था। और सुनिए, ये कोई मामूली एकेडमिक बहस नहीं थी। अरे हाइजेनबर्ग ने तो श्रोडिंगर के आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका ये कोट देखिए, मैं श्रोडिंगर के सिद्धांत के भौतिक हिस्से के बारे में जितना अधिक सोचता हूं, मुझे वो उतना ही प्रतिकारक लगता है। दूसरे शब्दों में ये बकवास है। सोचिए, ये उस दौर के साइंटिफिक जुनून को दिखाता है कि दांव पर कितना कुछ लगा था। ये सिर्फ थ्योरीज की लड़ाई नहीं थी, ये तो असल में रियलिटी की समझ को लेकर एक बहुत गहरी लड़ाई थी। और जैसा हर अच्छी जासूसी कहानी में होता है, इस केस में भी जो ब्रेक थ्रू मिला वो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से आए, एक जरूरी सुराग से मिला। तो यहाँ एंट्री होती है लुई डी ब्रॉगली की। 1924 में अपनी पीएचडी थीसिस में इस युवा फ्रांसीसी रईस ने एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया पेश किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो आइडिया क्या था? डी ब्रॉगली ने एक सवाल पूछा, क्या हो अगर हर चीज, सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि हर पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन हो, एक एटम हो, वो भी एक वेव की तरह बर्ताव करे? यही वो आइडिया था जिसे हम आज वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहते हैं। इसी आइडिया को डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के नाम से जाना गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हर चलती हुई चीज के साथ एक वेव, एक तरंग जुड़ी होती है। और ये क्वांटम फिजिक्स का एक बुनियादी पत्थर बन गया। और ये आइडिया इतना जबरदस्त था कि 1929 में डी ब्रॉगली को इसके लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। मतलब सोचिए, एक थीसिस में दिया गया आइडिया और कुछ ही सालों में नोबेल। तो अब कहानी में आते हैं हमारे दूसरे हीरो, वो इंसान जिसने डी ब्रॉगली के इस जरूरी सुराग को उठाया और उसे एक पूरे की पूरी थ्योरी में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया के फिजिसिस्ट इरविन श्रोडिंगर की। उन्होंने डी ब्रॉगली के आइडिया में वो चिंगारी देखी जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें लगा कि अरे, अगर इलेक्ट्रॉन वेव्स की तरह बर्ताव कर सकते हैं तो फिर शायद उन्हें एक वेव इक्वेशन से समझाया जा सकता है। तो उन्होंने ये किया कैसे? समझिए कि श्रोडिंगर ने 3 चीजों को मिलाया। पहला, उन्होंने एक वेव को समझाने वाला क्लासिक फिजिक्स का इक्वेशन लिया। दूसरा, उसमें डी ब्रॉगली का यह आइडिया डाला कि पार्टिकल्स की भी एक वेवलेंथ होती है। और तीसरा, इन सब को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के साथ जोड़ दिया। और इन सब को मिलाकर क्या बना? एक जबरदस्त इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जो ये बताता है कि किसी पार्टिकल से जुड़ी ये मैटर वेव वक्त के साथ कैसे बदलती है, कैसे आगे बढ़ती है। अच्छा, इक्वेशन तो बन गया, पर इसे सॉल्व करने पर पता क्या चलता है? सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी और सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा है। देखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन का जो जवाब आता है उसे कहते हैं वेव फंक्शन। इसे एक ग्रीक अक्षर साई से दिखाते हैं।
अब ये वेव फंक्शन है क्या? ये आप कह सकते हैं किसी भी पल में उस पार्टिकल की पूरी क्वांटम स्टेट का एक मैथमेटिकल हिसाब किताब है। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। पुरानी फिजिक्स की तरह ये साई हमें ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन ठीक ठीक कहाँ पर है। वो जो पक्के तौर पर सब कुछ जानने वाला पुराना आइडिया था, वो अब खत्म हो गया था। तो फिर ये बताता क्या है? ये बताता है संभावना। जब हम वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, यानी साई स्क्वायर निकालते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि किसी खास जगह पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। पक्का पता नहीं, सिर्फ संभावना। और फिजिक्स की दुनिया में ये एक भूचाल लाने जैसा था। इस वेव को अगर दोबारा देखें तो जहां पे वेव की ऊंचाई मतलब उसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, बस वहीं पर पार्टिकल के मिलने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। और जहां वेव बिल्कुल सपाट है, वहां उसके मिलने की संभावना लगभग 0। तो इन सब का मतलब क्या निकला? मतलब ये कि इसने सच में दुनिया को बदल कर रख दिया। इसने हमें हकीकत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। ये श्रोडिंगर इक्वेशन सिर्फ किताबों की कोई थियरी नहीं है, ये हमारी आज की दुनिया की नींव है। क्वांटम मैकेनिक्स से लेकर मॉडर्न केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस तक हर चीज की जड़ में यही है। हम जो स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स पर चलते हैं, और उन सेमीकंडक्टर्स का डिजाइन वो सीधे सीधे इसी इक्वेशन से मिली समझ पर टिका है। और जरा देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। 10 साल से भी कम के वक्त में हम एक नाकाम होती थ्योरी से एक क्रांतिकारी नए आइडिया तक पहुंचे। फिर एक जबरदस्त इक्वेशन बना, उसका एक्सपेरिमेंटल सबूत भी मिल गया, और इस पूरी कहानी ने 2 नोबेल प्राइज जितवाए। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। श्रोडिंगर की इक्वेशन ने हमें दिखाया कि हमारे वजूद के सबसे बुनियादी लेवल पर ये कायनात किसी पक्की मशीन की तरह नहीं, बल्कि संभावनाओं के एक नाच की तरह काम करती है। अगर ऐसा है, तो क्या इस दुनिया में कुछ भी सच में तय है, या सब कुछ बस एक संभावना है? सोचिएगा जरूर।